ठीक है, लिखिए इसको। द एक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट इज नोन एज मार्जिनलाइजेशन, है ना। तो मार्जिनलाइजेशन क्या है? मार्जिनलाइजेशन एक प्रोसेस है किस चीज का, जब हम किसी ट्रीट यानी किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। किस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वैसे चीजों को क्या हम कर देते हैं, एक तरफ धकेल देते हैं, एक तरफ यानी किसी कास्ट को, किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को किसी एक कोने में धकेल देना या उसको ऐसे ही छोड़ देना किसी एक जगह पे, अपने सोसाइटी में उसको महत्व न देना, उसका इंपॉर्टेंस न समझना, क्या कहलाता है वो प्रोसेस पूरा का पूरा मार्जिनलाइजेशन। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके पेपर में एक शीट होता है जहां पे ये क्या होता है, इस तरीके से मार्जिन बने हुए होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये इसको हम सेंटर मानते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी हम इस तरीके से लिखते हैं और इस पूरे जो ये गैप है, इसका जो गैप मिलता है उसको हम ऐसे वैसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात हमने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिएगा क्या, अब हम देखेंगे क्या होता है सोशली मार्जिनलाइज्ड। सोशली मार्जिनलाइज्ड हेडिंग लिखिए, सोशली मार्जिनलाइज्ड, है ना। हेडिंग लिखिएगा सोशली मार्जिनलाइज्ड। सोशली मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। तो मार्जिनेशन समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें एक चीज क्या जुड़ रहा है, सोशली। सोशली मतलब क्या होता है, सामाजिक, है ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे, समाज की बात करें। अभी सिर्फ और सिर्फ मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे क्या, समाज की बात करेंगे, सोशली मार्जिनलाइज्ड क्या होता है। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा इट इज अ प्रोसेस, पहले बता देता हूं, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल फ्रॉम सोसाइटी। ये क्या है, ये प्रोसेस है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है किस चीज का, सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड। क्या इसका मतलब हुआ, सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब बाहर हटा देना, दूर भगा देना, है ना। एक्सक्लूड मतलब किसी चीज को बाहर निकाल देना, फ्रॉम कहां से, सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी, किसी एक ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को समाज से, कहते हैं ना बहिष्कार कर देना, किसी चीज को बहिष्कार करते हैं, तो वो कह रहा है कि किसी इंडिविजुअल्स को या फिर किसी सर्टेन ग्रुप यानी कोई समूह हो जिसको क्या करते हैं हम समाज से अपने बाहर कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सोशली मार्जिनलाइज्ड, है ना। तो इट इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली, इट इज अ प्रोसेस that systematically excludes certain groups or individuals from society. किसका डिफिनेशन है ये, सोशली मार्जिनलाइज्ड का, लिखिए इसको। इट इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली excludes, exclude मतलब बाहर हटा देना, है ना, किसी चीज को बाहर निकाल देना। excludes certain groups यानी कुछ ऐसे समूह हैं जिसको हम बाहर निकालते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्सन को की जो बात करते हैं वहां पे हम कहते हैं क्या, इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी, है ना, समाज से उसको बाहर निकाल देते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सोशली मार्जिनलाइज्ड। लिख लिया, लिखिए थोड़ा जल्दी करिए। लेफ्ट पेन है एक्स्ट्रा, ब्लू एक्स्ट्रा है तो ब्लैक दे दो यार। हाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है, 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। देखो जेल है, चलेगा तो चल रहा है, मेरा है, चल रहा है, ये लो यार, ठीक है स्टार्ट। चलो, तो कहां तक थे, सोशली मार्जिनलाइज्ड, है ना। लिख लिया इसको। इट इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी। क्या कहना चाह रहा था ये पॉइंट, बताया था ना, कौन बताएगा, इनको बताना नहीं, ये लेट आएगा, नहीं बैठ बताइए सर। किसी ग्रुप में सर कोई चीज को सर हटा देना, उसी को बोलते हैं सोशली मार्जिनलाइज्ड। किसी ग्रुप में से किसी चीज को सर हटा देना, एक्सक्लूड कर देना सर, एक्सक्लूड कर देना। कहां से, सर किसी ग्रुप में से सर, किसी ग्रुप में से, जैसे ग्रुप वही होता है सर,
बताइए। सर्टेन ग्रुप सर, सर कोई ऐसा बस हो। सर कोई ऐसा प्रोसेस हाँ। जो हमारे सोसाइटी में से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी या फिर किसी ग्रुप को हटा दे, उनको मतलब ध्यान ना दे उसको, कहाँ से हटा दे? सोसाइटी में से, है ना? आप यही बोल रहे थे, बाकी सब आपका ठीक था। आप ये बताना भूल रहे थे कि सोसाइटी में से किसी फ्रॉम सोसाइटी, किसी सोसाइटी में से किसी इंडिविजुअल्स को या फिर किसी सर्टेन ग्रुप्स को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? इट इज अ प्रोसेस दैट सिस्टमैटिकली एक्सक्लूड्स सर्टेन ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सोसाइटी कॉल्ड सोशली मार्जिनलाइज्ड, है ना? समाज से बाहर करना, जैसे बहिष्कार करना, जिसको मैंने बताया था। क्लियर हुआ बात? ठीक है। सेकंड ये हो गया सोशली मार्जिनलाइज्ड, ये हेडिंग थी आपकी, ये आपने लिख दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, क्या सर? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, समटाइम्स marginalized groups are viewed with hostility and fear. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. Viewed, V-I-E-W, हाँ गलत है ना इसका? Viewed. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear, है ना? तो ये क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जो marginalized ग्रुप है, यानी जिसको हमने बहिष्कार कर दिया, जिसे हम एक तरफ किसी किनारे छोड़ दिया, है ना, वो ग्रुप क्या होता है कई बार इस नजर से देखे जाते हैं, किस नजर से? डरावने और भयनुमा तरीके से हम उसको देखते हैं, ना? यानी डरावना और भयनुमा तरीके से हम उनको देखते हैं कि ये एक अजीब नजरिए से देखते हैं उनको। बात सुने आप? ठीक। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, देयर आर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। देयर आर इकोनॉमिक, सोशल, cultural and political factors. There are economic, social, cultural and political factors. यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हम करते हैं, जो हम किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल्स को या किसी सर्टेन ग्रुप्स को जो हम मार्जिनलाइज करते हैं, वो कैसे होता है? उसके आगे के फैक्टर कितने हैं? एक फैक्टर क्या है? इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर। एक तो हम आर्थिक रूप से उनको बहिष्कार, यानी एक फैक्टर क्या होता है? आर्थिक, यानी इकोनॉमिकल मतलब पैसा, है ना? उनको क्या हम कहते हैं? गरीब या इस तरीके के बता के उनको अलग कर देते हैं। या फिर क्या होता है? सोशल, जिसमें हम क्या, जैसे पहले चला करता था अनटचेबल, छुआछूत वगैरह चलता था, और या फिर उनको गलत तरीके से देखना कि ये तो नीचे जाति के लोग हैं, लोअर कास्ट हैं, उस तरीके से उनको हम क्या करते हैं? अपने सोसाइटी से उनका बहिष्कार करते हैं। और तीसरा क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि उनकी संख्या कम है ना? उनकी संख्या बहुत कम है, इसकी वजह से क्या होता है कि राजनीतिक रूप से उनको लोग, जो राजनीतिक हमारे नेता हैं, जो संख्या कम है, वोट कम है, और हमारी राजनीति क्या करती है? वोट बैंक की राजनीति है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको हमेशा अनदेखा कर दिया जाता था, ठीक है? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद, हमारे संविधान के आने के बाद, इन मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी क्या किया जाने लगा? महत्व दिया जाने लगा, है ना? इनको तमाम रिजर्वेशन दिए गए, SC ST। सर कल्चरल में इनके कल्चरल में पता है ना क्या? सोशल कल्चरल अलग है ना? कल्चर में क्या होता है? उनके जो सांस्कृतिक रहन सहन है, उनका रहन सहन जिस तरीके से है, उसके बेस हम लोग क्या करते हैं? मार्जिनलाइज कर दिया। उनका जो रहन सहन है, पहनावा और नहीं, मैंने कहा क्या कि जब आदिवासी को, जब भी आप सोचेंगे, मैं आपके एक शब्द अगर बोलता हूं आदिवासी, है ना? अगर मैं बोल दिया क्या आदिवासी, तो आप क्या, आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? पेड़ पौधे, रंग बिरंगे, कुछ उनके बाल में पेड़ पौधे टाइप के लगे होंगे, कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, और काला रंग, हाँ, एक तो वो उनका रंग जो है काला, ऐसा हमारे दिमाग में आता है ना, काला होगा। साथ ही साथ क्या, और क्या अजीब वर्ड्स बोलेंगे, हाँ, कुछ अजीब तरीके से जो है शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अजीब हरकत रहेगा, अजीब हरकत रहेगा, इस तरीके से हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आप एक तरफ दूसरी तरफ भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है? उनके रहन सहन को आप एक बार देखेंगे तो आप क्या, आपको लगेगा कि जिन्हें हम मार्जिनलाइज किए थे, असल में वो उस लायक नहीं थे। अगर हम उनको सोसाइटी के साथ, अपने समाज के साथ लेके चले होते, तो आज वो भी क्या होते? हमारे अच्छे पोजीशन पे होते। और आप साक्षात देख भी रहे हैं कि प्रेसिडेंट के रूप में हमारे यहाँ क्या है? एक आदिवासी महिला
द्रौपदी मुर्मू जी जो है स्वयं यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट के रूप में है। बात समझ में आया? तो ठीक है, तो मार्जिनाइज करने का मतलब समझ में आया ना क्या कह रहा हूं? ठीक, 3 पॉइंट हो गए ये वाला। चलिए कट कीजिए सर। एक मिनट। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं? हुआ आदिवासी, है ना? हाँ, हुआ आदिवासी। हुआ आदिवासी मतलब आदिवासी कौन थे, ये आपकी रेटिंग है। हुआ आदिवासीज यानी आदिवासी कौन थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये यहां तक हो गया। अब आपको क्या करना है, लिखना नहीं है, पहले आपको समझना है, फिर मैं जो पॉइंट में बताऊंगा, जो आपको मैं ये नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, तो आप क्या करेंगे, उसको उसके हिसाब से उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या हुआ आदिवासी, यानी आदिवासी कौन लोग थे भाई? आदिवासी हम बात जब आदिवासी करते हैं, जो हम आपको बताया ना कि हमारा एक स्टीरियोटाइप दिमाग है, रूढ़िवादी दिमाग है, जो आदिवासी नाम सुनते ही कहां चला आता है, उस पेड़ पौधे और ये तमाम तरीके का रंग कपड़े वाले ये स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आदिवासी थे कौन? द टर्म आदिवासी रेफर टू द ओरिजिनल इनहैबिटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स? हां बताइए सर। आदिवासी ये इसका मतलब ये है कि वो लोग नेचुरली में रहते थे, नेचर से जुड़े रहते थे। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स सर जो बहुत पहले से रह रहे हैं। हाँ, यानी कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जो क्या हो, जहां पे वो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मतलब ये उन्हीं का जगह है ना? ये उन्हीं का जगह है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला था? आदिवासी, है ना? किसी एक जगह पे लंबे समय से आप रह रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल, जो आपका क्या ओरिजिनल, यानी कि वही आपका बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, यहीं पे एक जगह पे रह रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ओरिजिनल इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट मतलब जहां आपका रहन सहन, जहां पे आप रह रहे हैं, जो आपका आवास है, उसको क्या बोलते हैं? इनहैबिटेंट। तो आदिवासी क्या कहलाते थे? जो इसलिए आदिवासी कहेंगे क्योंकि वो कहां रहते थे? जंगलों में। और ये जंगल में रहना इनका क्या है? बहुत पारंपरिक रूप से, बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से चला आ रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं? उन्हें आदिवासी बोलते हैं। सर मतलब कि कोई भी और ज्यादा तक रहेगा तो हाँ, लंबे समय तक। आदिवासी का जो मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग यही है कि किसी भी स्थान में, चाहे हम आप भी किसी स्थान में बहुत लंबे समय से अगर रह रहे हैं, लंबे समय में से मतलब कई सालों से, है ना, करोड़ों सालों से, है ना, हजारों सालों से, लाखों सालों से हम क्या करते हैं, किसी स्थान पे रह रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम भी क्या कहलाएंगे? आदिवासी। तो आदिवासी का मीनिंग ये है। लेकिन क्या होता है कि जब लेकिन हमारे समाज में आदिवासी किसे कहा जाता है? वो जो जगह, एक जगह फिक्स होता है जहां पे जंगल होता है, और वहां पे जो लोग रहते हैं, जो हमसे काफी अलग दिखते हैं, उन्हें हमने क्या बता दिया? आदिवासी बता दिया। ठीक है, तो आदिवासी का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है? उनका किसी भी व्यक्ति का कोई भी एक स्थान में लंबे समय से रह रहा है, उसको हम आदिवासी कह सकते हैं। बात समझ आई? तो आदिवासी आर कम्युनिटीज, और अब हम क्या देते हैं? आदिवासी एक समुदाय बन चुका है। आदिवासी आर communities who lived and often continue to live in close association with forest। आई ना बात? close association with forest, यानी कि एक घिरा हुआ जगह, एक घिरा हुआ जंगल में वो क्या कहते हैं? आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। वो एक समुदाय है। कौन? आदिवासी, है ना? आदिवासी एक समुदाय है। who lived मतलब जो रहते हैं, and often continue to live, यानी continue to बहुत लंबे समय से लगातार रह रहे हैं। कहां पे? in close association with forest, जंगलों के साथ एकदम से जुड़ाव रखते, है ना? जंगलों के साथ जुड़ के एक क्लोज एसोसिएशन, यानी कि जंगलों से बहुत घने रूप में वो जुड़े हुए हैं, गहराई से जुड़े हुए हैं, और उस तरीके से वो एक लंबे समय से रह रहे हैं। ऐसी कम्युनिटीज को क्या बोलते हैं? आदिवासी। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? अरे बोलोगे? आ रही है। नहीं आ रही दोबारा बताओ। दोबारा बताने की जरूरत है क्या? एक बार और। आदिवासी कौन कहलाता है? आदिवासी आर कम्युनिटीज, यानी आदिवासी एक समुदाय है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? की पॉइंट है। आदिवासी आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, जो क्या है? जो रह रहे हैं एक लंबे समय से, ऑफन कंटिन्यू टू लाइव, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं, क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, जिनका जंगलों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्लोज एसोसिएशन मतलब जो बहुत गहराई के साथ जंगलों से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? आदिवासी कहलाते हैं।
बात समझ में आया? ठीक सर। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, हु आर आदिवासी। जब आप हेडिंग लिखेंगे तो इसमें आपका पहला पॉइंट रहेगा द टर्म आदिवासी इज रेफर टू द ओरिजिनल इनहैबिटेंट। तो आदिवासी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, आदिवासीज आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट। ठीक है, डन। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होगा, उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप। कह रहे हैं कि उड़ीसा जो है वो क्या है, घर है किसका, मोर देन 60 ट्राइबल ग्रुप। यानी कि ट्राइबल मतलब होता है जनजाति, है ना, वही आदिवासी ही जनजाति। ठीक है, तो 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप यानी कि 60 अलग अलग तरीके के ट्राइबल ग्रुप यानी आदिवासी समुदाय के लोग या जनजाति समुदाय के लोग, जनजाति समूह के लोग 60 प्रकार के अलग अलग तरीके से उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में आदिवासी या जनजाति रहते हैं। ठीक है, उनका 60 से अधिक समूह उनका रहता है, 60 से अधिक। सर बस इंडिया में ये क्या और भी देशों में? नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में है। आप अफ्रीका चले जाएंगे और बहुत सारे आदिवासी मिल जाएंगे। हाँ सर, ये अभी तो आप कह रहे थे ऊपर के आदिवासी जो एक जगह पे बहुत सारे समय से है ना, हाँ। और फिर से ये ट्रैवल्स जगह जगह घूमते रहते हैं ना। कौन सर ट्रैवल्स घूमते कहाँ हैं, घूमते कब थे, जब उनको एग्रीकल्चर करना रहता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को काटते थे, फिर उस वहां पे क्या, वहां पे फिर उसके बाद उसको जलाते थे और फिर क्या करते थे, वहां पे खेती करते थे। जब तक उपजाऊ जमीन था तब तक वो उसको यूज करते थे और जैसे उपजाऊ खत्म हुआ उसकी किसी और जगह पे चले जाते थे। ठीक है, तो ये ट्रैवल तो नहीं करते थे। उड़ीसा में उड़ीसा में रहते थे ना। ऐसे क्या आप देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब क्या होता है, बताइए, कोई बताएगा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया में कोई स्टेट का नाम बताइए, आप स्टेट्स का नाम? सर जम्मू कश्मीर। वाह, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश, यूपी, उत्तर गुजरात। बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। कहां पे होता है, मैं पता हूं। नो सर यार पता है। सर यूपी नहीं होगा क्या? यूपी कैसे हो जाएगा, यूपी तो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ इंडिया में, है ना। ये देखिए, ये हमारा मैप होगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा हाँ। तो ये जो स्टेट्स बनते हैं हमारे, ये वाले स्टेट्स, ये क्या कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न तो स्टेट, गुजरात कहाँ है? है ना। गुजरात इधर है, वेस्ट साइड। श्रेयस क्या पूछ रहा है? ठीक है। इधर ये हमारा गुजरात है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये जगह हमको क्या मिलता है, इन जगहों पे आदिवासी समुदाय मिलते हैं। वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये क्या है, 7 सिस्टर्स है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये कहाँ पे है, इन जगह पे है ना, इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। यहाँ पे अधिक मात्रा में आदिवासी जनजाति पाए जाते हैं। उड़ीसा क्या है, उड़ीसा इज होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। क्या लेगा, क्यों खड़े होना है? ठीक है, हो गया। ठीक है, ये आपको यानी पहला पॉइंट ये लिखा आपने, दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आदिवासी वर्शिप एंसेस्टर ऑन विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स। यानी कि जो आदिवासी थे ना, किसका पूजा पाठ करते थे, एंसेस्टर्स। हु इज एंसेस्टर्स, व्हाट इज पहले के एंसेस्टर्स, लोगों, सर पूर्वजों का। पूर्वजों का, है ना, उनके अपने पूर्वजों का। ऑन विलेज मतलब अपने गांव का। नेचर स्पिरिट्स यानी कि प्रकृति, है ना, प्रकृति का ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। कौन, आदिवासी लोग, है ना। देखिए इसमें लिखा आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इस्लाम, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ये पॉइंट कह रहा है कि इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी से ये कहीं कहीं बहुत हद तक अलग है। कौन, आदिवासी। ठीक है, ये सब क्या है, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, ये धर्म है, रिलीजन है, बट आदिवासी क्या है, एक कम्युनिटीज है, यानी एक समुदाय है। बात समझ में आया? ठीक है, सर लिखना है, नहीं लिखना नहीं है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, मैं नोट शेयर करूंगा, मैं नोट शेयर करूंगा। लास्ट वाला आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज। बता रहा हूँ कहाँ भी मैंने स्टार्ट कहाँ किया। ये आपको मैंने चौथा पॉइंट बताया, आदिवासी वर्शिप एंसेस्टर ऑन विलेज एंड नेचर स्पिरिट, है ना। दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट रिलीजन लाइक बोथ बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। ये तमाम ऐसे जो है, इनसे ये क्या हुए, प्रभावित हुए। कौन,
आदिवासी, ठीक है। ये धर्म है, बुद्धिस्ट धर्म है, वैष्णव संप्रदाय है, भक्ति है, क्रिश्चियनिटी है, इस तरीके से इस चीजों से क्या हुए, बहुत तेजी से ये लोग प्रभावित हुए। कौन? आदिवासी लोग, ठीक है। इसके पहले वो पहले से किस चीज की पूजा किया करते थे? एंसेस्टर्स की, नेचर्स की और अपने अपने गांव की, है ना। फिर पांचवा पॉइंट क्या होगा? आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, यानी आदिवासियों के पास अपना खुद का लैंग्वेज, खुद की भाषा हुआ करती थी। संथाली एक ऐसा लैंग्वेज है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस, है ना। संथाली एक ऐसा आदिवासी लैंग्वेज है जिसके पास सबसे अधिक बोलने वालों की संख्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स, है ना। बस में ठीक, ये आप क्या करेंगे? ये 5 पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। हां, क्या कह रहे हैं? ये पॉइंट नहीं समझाया। कौन सा पॉइंट? ये कि आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासियों के पास अपना खुद का भाषा होता है, ये समझ में आया? और क्या कह रहे हैं कि संथाली एक ऐसा लैंग्वेज है, संथाली एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या करता है, सबसे अधिक नंबर जिसमें बोलने वाले, जिसकी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक। संथाली बोलने वालों की, आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी आदिवासियों में सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? संथाली, ऐसा कहने का मतलब है। सर मतलब अगर और बनते जाएंगे आदिवासी तो मतलब और लैंग्वेज बनती जाएगी, और आदिवासी अगर बनेंगे वो जगह के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, हाँ, है ना। मलयालम कहाँ बोलता है? केरल में। तमिल में, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। और अब जैसे ही चले यूपी में हिंदी बोला जाता है ना। हरियाणा में हरियाणवी बोला जाता है। इस तरीके से जगह जगह के हिसाब से क्या हो रहा है, भाषाएं बदलती हैं। उड़ीसा का पर्सन तो उड़िया बोलेगा, ठीक है। उड़ीसा का आदिवासी है तो उसका अलग लैंग्वेज होगा, ठीक है। सर तमिलनाडु में ठीक है, तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। हाँ, तमिलनाडु में तेलुगु और तमिल दोनों, तेलुगु, हाँ, तेलुगु और तमिल दोनों बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में असल में तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे तेलुगु और तमिल दोनों। सर अभी मलयालम है ना? कौन? क्यों? नहीं, मुझे मलयालम लैंग्वेज आती है पर मलयालम है नहीं भाई, हम यूपी के हैं, ठीक है। चलिए, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। अगली हेडिंग क्या आपकी रहेगी? आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, यानी आदिवासी बता दिया कौन होते हैं आदिवासी, आदिवासी बता दिया ना। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? पुरानी विचारधारा, यानी रूढ़िवादिता। वही चीज, फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है कि आदिवासी को कहते ही हमें क्या हमारे दिमाग में बन जाता है इमेज, वही पेड़ पौधे, अजीब तरीके के कपड़े, अजीब तरीके का रहन सहन, ये चीज हमारे दिमाग में तुरंत आदिवासी का आता है। जो ये हमारे दिमाग में आता है ना तेजी से, वो क्या है? रूढ़िवादिता है। असल में उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती है, वो बहुत नहीं होते हैं, अच्छे खासी लाइफ उनकी होती है, उनका अपना एक अलग कल्चर है। उस चीज को हम बहुत गलत निगाह से देखते हैं, इसलिए हमें हमारे दिमाग में एक चीज उनका छप चुका है, ठीक है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकली वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, है ना। कलरफुल कॉस्ट्यूम मतलब रंग बिरंगे कपड़े, हेड गियर एंड थ्रू दियर डांसिंग। हेड गियर मतलब वो जो सर में नहीं तमाम चीजें लगाते हैं ऐसे बैंडेज टाइप का, हां, तो वो क्या है? वो हेड गियर एंड थ्रू दियर डांसिंग, और जो डांस करते हैं ना पूरा लाला करके, है ना, वो क्या है? घूमते हैं ऐसे। तो उनको उस हिसाब से हमारे दिमाग में छपा रहता है कि ये आदिवासी का मतलब क्या है? ये कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होगा और हेड गियर्स होंगे, उनके हमेशा नाचते गाते दिखेंगे, ये हमारे दिमाग में छप जाता है। आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज। क्या होता है कि आदिवासीज आर ब्लेम्ड, आदिवासी ब्लेम करते हैं किसी से, फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट, यानी कि हमारे पूरे ऑल ओवर मतलब हमारे आसपास के एरिया में हम कितने अधिक डेवलप है, लेकिन वो आदिवासी क्या होते हैं? उन चीज से वंचित रह जाते हैं। जो डेवलपमेंट है उससे आदिवासी वंचित रह जाते हैं। इस चीज को ये क्या करते हैं? हमेशा ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये नई नई आइडियाज को जानना चाहते हैं पर ये जान नहीं पाते। बिलीव टू द रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज, है ना, जो अपने आइडियाज को बदलना चाहते हैं पर वो बदल नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम उनको सामने नहीं लाते हैं, उनको क्या करके रखे हैं? मार्जिनलाइज करके रखे हैं, है ना, उनको हाशिए पे धकेल के रखे हुए। अगला पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट आपका हो जाएगा और इसमें दूसरा पॉइंट ये चीज लिखना है, ठीक है, जो येलो कलर से है सिर्फ आपको वही लिखना रहेगा। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पीपल बिलीव दैट द आदिवासी हैव अ प्रिमिटिव बैकग्राउंड। लोगों में ये विश्वास हो चुका है। ये विश्वास कैसा है? रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइपिक विश्वास है भाई, कि पीपल्स को विश्वास है, यानी पीपल्स जो है इसी में बिलीव करते हैं दैट आदिवासी हैव अ प्रिमिटिव बैकग्राउंड। प्रिमिटिव मतलब सर पिछड़े, नहीं फार्मिंग करते हैं जो नेचर। प्रिमिटिव बैकग्राउंड, पिछड़े बैकग्राउंड के, हाँ, पिछले बैकग्राउंड के, पुराने। प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक होता है एक तरीके से, ठीक है। प्राइमरी जैसे होता है, प्राइमरी होता है ना, उससे बना है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत
पहले की बात है ना, प्रिमिटिव बैकग्राउंड मतलब बहुत पिछड़ी हुई बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। किसके लिए? पीपल्स, है ना। पीपल्स जो सोचते हैं कि जो आदिवासी हैं उनका बैकग्राउंड बहुत पीछे हुआ है, यानी बहुत प्राथमिक है, प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत अलग तरह, है ना, बहुत अजीब तरीके का, यानी एकदम पिछड़ा हुआ। बस ना, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। अगला क्या होगा? आदिवासी एंड डेवलपमेंट। कितना बचा हुआ इसमें? चलिए इसको खत्म करते हैं, आदिवासी एंड डेवलपमेंट, है ना। आदिवासी एंड डेवलपमेंट यानी आदिवासी और विकास। डेवलपमेंट मतलब विकास। किस तरीके से आदिवासी और डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट और आदिवासी किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चीज इस पॉइंट में हम देखेंगे, है ना, कि आदिवासी और डेवलपमेंट किस तरीके से एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हम देखते हैं? फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट। आपको अच्छे से पता है कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास जो होता है उसमें फॉरेस्ट, जंगल जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। विकास में जंगल कैसे करते हैं भाई? लकड़ी देते हैं। जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं कहां से आया देता है? जगह भी देता है, जगह भी देता है, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। जिससे हमारे जो कारखानों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको बैलेंस करने का काम करता है जंगल। तो जंगल कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका होती है। आदिवासी हैड डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। और क्या हम जानते हैं? आदिवासियों के पास बहुत डीप नॉलेज है, किसका? जंगलों का। बहुत गहरी जानकारी होती है जंगलों का। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो इनसे क्या करते हैं? बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आदिवासियों से ज्यादा बेहतर जानकारी और किसी के पास नहीं होता, कि वहीं वो रह रहे हैं, वहां के हर एक कोने कोने के हिस्से के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? तो ये क्या कह रहा है? फॉरेस्ट प्ले क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट में फॉरेस्ट का बहुत अधिक योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आदिवासी है डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट, और आदिवासियों का क्या है? फॉरेस्ट, जंगलों के बारे में बहुत गहरा उनकी गहरी समझ है, गहरा ज्ञान है ना। इन टुडेज वर्ल्ड, तीसरा पॉइंट क्या होगा? इन टुडेज वर्ल्ड आदिवासी आर कंसीडर्ड मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी। आज के समय में हम क्या सोचते हैं कि जो आदिवासी है ना, ये क्या है? मार्जिनल, यानी कि इनको हाशिए पे, पिछड़े हुए लोग हैं, हाशिए पे ढकेले गए लोग हैं, और इनके पास पावरलेस कम्युनिटी यानी इनके पास कोई पावर नहीं है। पावरलेस मतलब पावर नहीं है ना, यानी सत्ता इनके पास या पावर इनके पास नहीं है, पावरलेस कम्युनिटीज हैं। किसको ऐसा मानते हैं लोग आज के समय में? इन टुडेज वर्ल्ड यानी आज के समय में, आज के विश्व में हम क्या मानते हैं? आदिवासियों को बहुत मार्जिनल यानी उनके हाथ से ढकेले हुए मानते हैं, या फिर उनको पावरलेस यानी कि कमजोर, है ना, कमजोर, शक्तिहीन मानते हैं। चौथा पॉइंट, इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड क्या हम देखते हैं? जो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड है, प्री कॉलोनियल मतलब प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, 1850 के पास प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, कॉलोनियल अरे अंग्रेज कॉलोनीज बनाया था हमारे यहाँ, वही उस टाइम क्या बोला था? कॉलोनियल वर्ल्ड, है ना। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड मतलब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले का जो समय था उसको क्या बोलते हैं? प्री कॉलोनियल वर्ल्ड। 1947 में देश आजाद हुआ, अंग्रेज को ठीक गए, तो हमारा कॉलोनियल पीरियड वहीं पे समाप्त होता है। तो ये कह रहा है कि जो प्री कॉलोनियल वर्ल्ड है, यानी जब ये कॉलोनीज बनाना स्टार्ट हुआ था उससे पहले की हम बात करते हैं, क्या कह रहा है? दे लिव in the pre-colonial world, they were traditionally raised hunter gatherers and nomads। यानी ये कह रहे हैं कि वो लोग क्या होते थे? यानी बहुत तेजी से शिकार करते थे, है ना, शिकार करते थे और बहुत अजीब तरीके से रहा करते थे। नोमैड्स मतलब हाँ, यानी कि चारावाह मतलब चरवाहा टाइप का जीवन इस तरीके से व्यतीत करते थे। कब? प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेटिंग एट वन प्लेस। और क्या कह रहा है कि दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेटिंग वन प्लेस। वो क्या करते थे? किसी एक जगह पे ऐसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करना। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एंड कल्टीवेटिंग एट वन प्लेस, और किसी एक जगह पे जुताई बुआई करके इस तरीके से वो रहा करते थे। कब? इन प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, जब ब्रिटिश लोग थे, ठीक है, इन प्री कॉलोनियल वर्ल्ड। ठीक है, हो गया। अब ये चौथा पॉइंट आप क्या देखें? चौथा पॉइंट क्या देखते हैं? चौथा पॉइंट क्या है?
फॉरेस्ट लैंड्स हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्या कह रहा है ये पॉइंट? फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर, जो फॉरेस्ट लैंड्स थे जहां पे आदिवासी रहा करते थे। बात समझ आ रही? नींद आ रहा है? यस सर, आ रहा है। जो जंगल था, फॉरेस्ट लैंड्स थे, वहां पे क्या क्लियर, किस लिए क्लियर किया गया? फॉर टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी ले पाने के लिए, है ना, लकड़ियां पाने के लिए, एंड टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, और लैंड की ऐसी जमीन पाने के लिए, किसी के लिए जहां पे एग्रीकल्चर हो सके, जहां पे इंडस्ट्री लगा सके। इसलिए जंगलों की बड़ी मात्रा में कटाई किया गया, जंगलों को बड़ी मात्रा में साफ किया गया। ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड हैड gone under the waters of hundred of dams that had been built in independent India। जब देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारे हमने डैम बनाना शुरू किया, है ना, अपने पर्पस के लिए हमने बहुत सारे डैम बनाना शुरू किया। डैम बनाने से क्या होता है? जब आप किसी नदी पे डैम बनाते हैं, यहाँ से नदी फ्लो कर रही है, जब आप डैम बना दिए तो ये नदी की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि पानी यहाँ पे रुक जाता है, और जहां जहां ये पानी जब बढ़ता है ऐसे ऐसे, तो ये जो आसपास के जंगल रहते हैं उसको ये क्या करता है? खराब करता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है, ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड गॉन अंडर द वाटर, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो लैंड्स थे आदिवासियों के, वो कहां चले गए? जंगलों में, सॉरी, पानी से डूब गए, है ना, डैम बनाने की वजह से। सर आगे क्या कह रहा है? सर वो जो अंडरलाइन सर आप लिखे हैं पूरा, तो सर उसे भी लिख दो। नहीं, ये लिखना है, ये नीचे ये लिखना है, ठीक है, वो सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो लोजाइन, their lands and access to the forest mean that tribal lose their main source of livelihood। अब जिस तरीके से इनके जंगलों को साफ किया जा रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था, और जिस तरीके से इनके घर जमीन क्या होते थे, डैम बनाने की वजह से, जिसमें वाटर्स में जो डूब जाते थे, पानी से डूब जाते थे, तो इससे क्या हुआ कि इनके लाइवलीहुड, मतलब इनके जो है रहन सहन में बड़ा परिवर्तन हुआ। द ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो उनका मेन सोर्स क्या था ट्राइबल्स का? जंगल, है ना, एग्रीकल्चर, जंगल, ये उनका क्या था? मेन सोर्स था ना रहने सहने के। वो उनका क्या होता है? खराब होता है। एंड आदिवासीज हैव माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, और आदिवासी जो कहां चले गए? सिटीज में चले गए, शहरों में चले गए। किस चीज के लिए? माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में, है। जो पहले मैंने कहानी बताया था ना, वो कहानी किससे है? यही तो हुआ था। उनका जो दादाजी थे, उनका क्या होता है? उनकी जगह जमीन क्या होती है? इस तरीके से फॉरेस्ट में खत्म होता है, तो इससे क्या होता है? वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, वहां पे स्लम एरिया में रह रहे होते हैं, जो मैंने कहानी पहले बताई थी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पांचवा पॉइंट। ये होगा छठा पॉइंट कि दे गेट कॉट इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। अब ये जो होता है ना, जब अगर भाई आपका घर जो है वहां से छीन लिया गया और आप मूव कर गए कहां पे? गांव की तरफ मूव कर, सॉरी शहरों की तरफ मूव कर गए, तो शहर में आपको क्या सारी सुविधाएं मिल पाएंगी क्या? पहले आप जाओगे, काम खोजोगे, काम किस तरीके से मिलेगा, पता नहीं कितना उसका वेतन होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो जो है एक पॉवर्टी के साइकिल यानी गरीबी के दुष्चक्र में क्या होते हैं? वो फंस जाते हैं। गरीबी और डेप्रिवेशन मतलब दबावजनक समूह में, है ना, यानी गरीबी और दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र में वो बहुत गहरे तरीके से फंस जाते हैं। कौन? आदिवासी। बात क्लियर हुआ? यस, बात क्लियर हुआ? लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे सारा पॉइंट्स? ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑलमोस्ट 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना। कह रहा है कि ये जो हमारे यहाँ के हमारे देश में 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स यानी 45% जनजाति लोग और 35% अर्बन एरियाज में, यानी 45% जनजाति कहाँ रहते हैं? 45% जनजाति कहाँ रहती है? रूरल एरियाज यानी कि गांव में रहती है, और 35% जनजाति कहाँ रहती है? अर्बन एरिया। इसमें पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। ये नया डेटा नहीं हुआ, 2011 का डेटा होगा। 2011 की जनगणना हुई थी ना, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, आपको दिखा कहां तक हम कब होगा जनगणना? होना चाहिए था 2021 में। तब तो लॉकडाउन हर 10 साल पे सेंसस होता है, लेकिन 2021 में जनगणना चूंकि नहीं हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, इसकी वजह से टल गया, और अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर में करवाएगी। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, ये हम लोगों ने पॉइंट कर लिया यहाँ पे। आदिवासी इंस्टीट्यूट आगे हो गया है ना, आदिवासी एंड डेवलपमेंट भी हो गया, यही तक हम लोगों ने किया था। अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? ये देखिए सारी चीजें कवर हो गई थी। अब अगला पॉइंट क्या होगा हमारा? माइनॉरिटी एंड मार्जिनाइजेशन, ये हम कल देखेंगे। ठीक।
ठीक तो जहाँ तक है, लिखा आज है, के लिए जहाँ इतना तक ही। हमारी- जहां तक पढ़ाया है वहां तक आप लिखेंगे, ठीक है, वहां तक आप लिखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कल हम उसी से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और नोट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। मैं आज क्या इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, डन, चलिए, थैंक यू। छुट्टी ना अगली क्लास होगी, ठीक है, चलिए।